नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के संदर्भ में आज जो हमारी चर्चा है विशेष रूप से 4 विषय वस्तु प्रमुख रूप से हैं, जिनमें आप कह सकते हो बिहार राज्य विशेष, इसके साथ साथ भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के प्रश्नों को समाहित करके ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। और प्रयास यही रहेगा कि एक प्रश्न के माध्यम से मतलब आप इस संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करें कि किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ 2 से 3 प्रश्न है और उस 2 से 3 प्रश्नों के माध्यम से प्रयास यही रहेगा कि उस संपूर्ण विषय वस्तु का आपको अच्छे से अध्ययन हो जाए। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि समय आप में बहुत कम बचा है तो समय हमें व्यर्थ नहीं करना है। एक एक मिनट हमारा जो है वो कीमती है और एक एक मिनट को अपने परीक्षा के संदर्भ में, अपने लक्ष्य के संदर्भ में हमें प्रयोग करना है। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोला जा रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, आपको बताना है। आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। विकल्पों में क्या क्या है? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीड़ा, अल्बुकर्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोला जा रहा है? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो आपको बताना है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, यह आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा, फास्ट जवाब दीजिए, क्योंकि आपको एक प्रश्न के संदर्भ में कुछ और फैक्ट बताए जाएंगे, वह भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बात किसकी हो रही है, बात हो रही है पुर्तगालियों की, ठीक है। बात हो रही है पुर्तगालियों की। अब अगर बात पुर्तगालियों की हो रही है तब तक आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तो पुर्तगालियों के संबंध में कुछ फैक्ट हमें जो हमेशा याद रखने हैं, कभी भी पूछा जा सकता है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मध्यकाल में यदि हम बात करें तो सर्वप्रथम मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले विदेशियों में यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है पुर्तगालियों का। मध्यकाल में भारत से सबसे पहला जो विदेशी आप कह सकते हो व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ वो पुर्तगालियों से हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र यदि किसी विदेशी शक्ति ने खोला तो वो पुर्तगाली थे, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि पुर्तगालियों ने हुगली को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने किस स्थान को समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था। तो आपको बताना है कि पुर्तगालियों ने हुगली को जो है वो समुद्री लूटपाट का अड्डा बना लिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जब यदि पौंडीचेरी की बात आती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पौंडीचेरी पर प्रथम कब्जा करने वाले विदेशी शक्ति कौन थी। तो पौंडीचेरी पर सबसे पहला जो विदेशी कब्जा हुआ वो पुर्तगालियों का हुआ, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो कुछ अन्य फैक्ट हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विदेशी जो कंपनियां भारत आई व्यापार के संदर्भ में, उनका क्रम क्या रहा है, ये कई बार पूछा जाता है। तो उनके क्रम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार आपसे पूछा गया होगा और आपने रटा भी होगा कि सबसे पहले कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत आई थी, किस देश की, तो उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, उस क्रम को आपको याद रखने की ज़रूरत है। और ये बहुत बेसिक सा है, तो होमवर्क है ये आपका कि किस प्रकार से भारत में विदेशियों का आगमन हुआ, उस क्रम को यहाँ पे आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उस क्रम को आपको बताना है कि किस प्रकार से पहले पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए और इसके बाद का ये जो क्रम है ये किस प्रकार से रहा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसको आपको भूलना नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला होमवर्क है कि भारत में जो विदेशी शक्तियां आई उनका क्रम क्या रहा है, यह आपको होमवर्क में बताना है। इसके साथ साथ अब इस प्रश्न पर आ जाते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय यदि हम बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का नाम आता है, ये नाम आपको रट जाना चाहिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है अल्मीड़ा? अल्मीड़ा पुर्तगालियों में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अल्मीड़ा ने यदि हम बात करें तो मिस्र, गुजरात और टर्की की संयुक्त सेना को परास्त किया था।
अल्मीड़ा ने सर्वप्रथम मिस्र, गुजरात और टर्की की संयुक्त सेना को परास्त किया था। कई बार यह भी प्रश्न बनता है, तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब बदल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अल्बुकर्क। तो डी विकल्प इस संदर्भ में सही होगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आप अल्बुकर्क को टिक करेंगे। इनका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये आपको पता होना चाहिए। अल्बुकर्क के संदर्भ में यह भी आपको पता होना चाहिए कि गोवा को जो अपने राज्य में इन्होंने मिलाया, जब गोवा को जब छीना था इन्होंने, तो वो शासक जो बीजापुर के शासक से गोवा को छीना गया था, तो बीजापुर से गोवा को छीनने वाला गवर्नर कौन था, वो कोई और नहीं बल्कि अल्बुकर्क ही था। इसलिए अल्बुकर्क और अल्मीड़ा ये दोनों नाम पुर्तगालियों के संदर्भ में आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। देखो, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक प्रश्न से क्या हमारा पुर्तगालियों से संबंधित जो चर्चा थी समाप्त हुई, नहीं, लेकिन पुर्तगालियों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चर्चा थी वो लगभग आप कह सकते हो 10 से 12 जो फैक्ट थे वो आपको बताए गए। तो आप इस तरह का प्रश्न नहीं करना कि एक प्रश्न में यदि हम देखें तो 2 मिनट में ही पूरा आप पढ़ लेंगे, नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बन रहे हैं, उसको हम जरूर कवर कर सकते हैं, और मेरा प्रयास भी यही है कि उनको विधिवत तरीके से कवर किया जाए। जैसे कि अब इस प्रश्न में बात हो रही है अंग्रेजों की। बोला जा रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की। गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत, कहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, ये आपको बताना है। चलें बताएं। अब यहाँ पे पुर्तगालियों के बाद हम पहुंच गए हैं अंग्रेजों के संदर्भ में। ठीक है, अब जो चर्चा होगी वो अंग्रेजों के बारे में होगी कि अंग्रेजों के बारे में कम से कम कितना फैक्ट हमें पता होना चाहिए, कम से कम कितना फैक्ट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप जानते हो कि जहांगीर के शाही फरमान से ही अस्थाई फैक्ट्री की अनुमति मिली थी। अंग्रेजों को अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति मिली थी वो जहांगीर के शाही फरमान से मिली थी। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कई बार एक प्रश्न बनता है कि जब बात हम अंग्रेजों की करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब लंदन में स्थापना की गई तो उस समय भारत में शासक कौन था। तो याद रखना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई तो उस समय भारत में शासक अकबर हुआ करते थे। ये नाम आपको पता होना चाहिए। 1556 से 1605 के बीच में ये समय काल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए, कभी प्रश्न बन जाए और प्रश्न बना भी है कि 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। प्रथम अंग्रेज कौन था जो स्थल मार्ग से भारत आया था 1599 ईस्वी में। तो इनका नाम आपको याद रखना है जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम याद रखना है? जॉन मिल्डेन हॉल, ये नाम आपको याद रखना है। ये प्रथम अंग्रेज था जो स्थल मार्ग से भारत आया था। कब? 1599 ईस्वी में, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते हो कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उसके बाद 1600 ईस्वी में वर्ष 1600 ईस्वी में स्थापना जब हो गई तो निश्चित रूप से व्यापार करने के लिए जो है अनुमति भी चाहिए। तो महारानी एलिजाबेथ उस समय हुआ करती थी, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो उसके द्वारा जब पूर्व के साथ व्यापार करने की बात आई तो महारानी एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम 15 वर्षों के लिए इनको व्यापार की छूट दी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 15 वर्षों के लिए पहले व्यापार करने की छूट दी गई थी, और महारानी एलिजाबेथ के संदर्भ में यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न और भी बनता है, क्योंकि अभी हमने अकबर की बात किया तो एक शासक हुआ करते थे औरंगजेब, नाम सबने सुना होगा। ठीक है, औरंगजेब। अब औरंगजेब के संदर्भ में क्या याद रखना है? औरंगजेब ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे जिनको निष्कासित किया था, और इनका नाम था सर जॉन चाइल्ड। क्या नाम था? सर
जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जितना फैक्ट मैं बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कम से कम ये 80% फैक्ट आपको पता होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में अब 1 महीने से कम भी समय बचा है। मतलब कि कुछ नया पढ़ने का समय आपके पास नहीं है और आप परीक्षा देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी तैयारी 100% पूर्ण हो चुकी है। और यदि तैयारी 100% पूर्ण हो चुकी है तो इस प्रकार के जो भी फैक्ट हैं, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं, उनका जवाब आपको आता होगा, यह मैं मानकर चल रहा हूं। अब यहाँ पे इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, तो इसका जवाब है सूरत। डी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अंग्रेजों के संदर्भ में एक नाम और याद आना चाहिए आपको। जब बात करते हैं हम कि अंग्रेजों का आगमन, फिर व्यापार की अनुमति इनको मिली, तो सबसे पहले नाम आपको याद आना चाहिए कैप्टन हॉकिंस। इनका नाम आपको अवश्य याद आना चाहिए, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ही थे जो जहांगीर के दरबार में गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस को ही भेजा गया था। इसको बताएं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया, आपको बताना है। चलो बताएं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया, यह आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से जवाब दीजिए। चलिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया, आपको बताना है। सूरत, पुलिकट, कोचीन, कासिम बाजार या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो बताएं, कहां पर लगाया, आपको बताना है। देखो बात अब हो रही है फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है। और फ्रांसीसियों की जो कंपनी थी उसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इसकी जब स्थापना की बात आती है तो पूछा जाता है कि जब इसकी स्थापना की गई तो उस समय वहाँ पे शासक कौन थे, तो इनका नाम याद रखना है लुई 14वें, ठीक है। लुई 14वें के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। लुई 14वें के शासनकाल में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था उसको बोलते थे कालबर्ट, उसका नाम था कालबर्ट, यह भी आपको पता होना चाहिए। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था उसका नाम था कालबर्ट, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जब बात आती है फ्रांसीसियों की तो अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध के बारे में पूछे जाते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों आपको पता होना चाहिए, हर हालत में पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। जो ना याद कर पाए रट जाइएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, 3 युद्ध हुए थे कर्नाटक युद्ध के नाम से। तो ये हो गया प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, ये हो गया द्वितीय कर्नाटक युद्ध और ये हो गया तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये तीनों के तीनों जो युद्ध थे ये फ्रांसीसियों के साथ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जब हम बात करते हैं इसको बोला जाता है सेंट थॉमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को हम बोलते हैं अम्बियूर का युद्ध, ये भी आपको पता होना चाहिए। और तृतीय कर्नाटक युद्ध को बोला जाता है वांडीवास का युद्ध, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये तीनों पता होना चाहिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था। और जब हम किसी युद्ध की बात करते हैं, हमने देख लिया कि किन 2 शक्तियों के बीच हुआ था, ये हमने जान लिया। और यहाँ पे जब कोई युद्ध होती है तो संधि जरूर होती है, ठीक है। तो कौन सी संधि हुई थी किस युद्ध में, यही आपसे प्रश्न पूछा जाता है और यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक्स ला सापेल की संधि यहाँ पे हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ला शापेल की संधि ये हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी उसको बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
पांडिचेरी की संधि कब हुई? द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई? तो आपको याद रखना है पेरिस की संधि। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, कई बार क्रम इनका पूछ लिया जाता है। ये तीनों दे के एक्स ला सापेल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि, तीनों दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में लगाएं, इनको व्यवस्थित क्रम में लगाएं। तो इनका क्रम भी आपको पता होना चाहिए कि एक्स ला सापेल की जो संधि है वो किनके बीच है, पांडिचेरी की संधि कब हुई और किसके बीच है, पेरिस की संधि कब हुई और किसके बीच है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। अब इसके बाद आप जानते होंगे कि बहुत सारे खोजकर्ता थे। जब खोज की गई, देशों की जब खोज का क्रम शुरू हुआ, जैसे कोलंबस थे, कोलंबस जो है वो भारत की खोज करने निकले थे, लेकिन वो अमेरिका की खोज कर बैठे। तो इसी तरह से एक्सीडेंटल रूप से बहुत सारे लोगों ने अन्य देशों की खोज कर ली, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अक्सर पूछा जाता है न्यूजीलैंड की खोज किसने की? तो तस्मान नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। यदि आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, तो कैप्टन जेम्स कुक नामक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पूछा जाता है अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस आप जानते हो। भारत की खोज किसने की, तो आप जानते हैं वास्को डिगामा। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, न्यूजीलैंड की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, अमेरिका की खोज किसने की, ये जानकारी आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसको बताएं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई तो उस समय यहाँ पे किसका शासनकाल था? लुई 14वें के शासनकाल के दौरान ये स्थापित हुई थी। तो इसका सही उत्तर है लुई 14वें, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? बताएं, क्या बोला जा रहा है? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? अब आपको बताना है कि किसके समय काल में ये अधिकार दिए गए। चलें बताएं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए जवाब दीजिएगा, किसके समय काल में दिए गए ये आपको बताना है। यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी के अधिकार दिए गए। आपको पता होना चाहिए कि सिराजुद्दौला का नाम आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहला युद्ध जिसने अंग्रेज़ों का मार्ग प्रशस्त किया वो था प्लासी का युद्ध। और प्लासी का जो युद्ध था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने पराजित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें, प्लासी कई बार पूछा जाता है प्लासी स्थान कहाँ पे है, तो प्लासी जो स्थान है आज के पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसने आप कह सकते हो अंग्रेज़ों की शक्ति का लोहा मनवाया, वो था बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह दोनों युद्ध, प्लासी और बक्सर जो थे, इन्होंने अंग्रेज़ों के भारत में शासन का मार्ग प्रशस्त किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बक्सर का जब युद्ध हुआ तो उस समय जो भारत में शासक थे उनका नाम था शाह आलम द्वितीय, ये भी आपको पता होना चाहिए, शाह आलम द्वितीय। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लासी का जो युद्ध था यहाँ पे सिराजुद्दौला परास्त हुआ था अंग्रेज़ों से। तो अंग्रेज़ों के समय में यदि हम बात करें तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव। और इस प्रश्न का भी सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव, यह भी आपको याद रखना है। मतलब इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही उत्तर है। और आप जानते होंगे एक घटना आपने सुना होगा, ब्लैक होल की घटना। तो जो ब्लैक होल की घटना थी वो भी सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। चले
अब आगे आपके भूगोल के प्रश्न। इतिहास के प्रश्नों से कुछ फैक्ट हमने देखे, अब भूगोल के प्रश्न हैं और भूगोल के प्रश्नों से चर्चा हम यहाँ पे देखेंगे। चलें बताएं, चलिए जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है सूर्य से संबंधित चर्चा आपकी हो रही है। अब अगर सूर्य से संबंधित चर्चा हो रही है तो जानना जरूरी है सूर्य के बारे में अन्य क्या फैक्ट हैं जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हो कि सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ होते हैं वो, यदि हम बात करें, चाहे वो गैस हो या जो भी पदार्थ होते हैं सूर्य के केंद्र में, वो गैस या तो प्लाज्मा के रूप में होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य के केंद्र में जो भी पदार्थ होते हैं वो गैस या प्लाज्मा के रूप में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आप जानते हो कि सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, सभी को पता है। ठीक है, लेकिन जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, यदि हम बात करें कि किस सिस्टम के द्वारा होती है, तो आपको पता होगा, दो अभिक्रिया आपने पढ़ा होगा, एक है नाभिकीय संलयन और एक है नाभिकीय विखंडन। तो यहाँ पे जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नाभिकीय संलयन द्वारा यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या न्यू मून डे या अमावस्या के दिन होता है, ये आपको पता होगा, सबको पता होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम होता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। उपसौर क्या है? उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है, और ये जो उपसौर की स्थिति बनती है, ये बनती कब है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ये स्थिति बनती है जनवरी माह में, 3 जनवरी को, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक घटना होती है अपसौर। अपसौर क्या होता है? अपसौर मतलब हो गया जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, उस घटना को बोलते हैं अपसौर, और ये घटना घटित होती है 4 जुलाई को। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का जो क्षेत्रफल है वो पृथ्वी का कितना गुना है? तो याद रखना है, पृथ्वी के 109 गुने क्षेत्रफल के बराबर सूर्य का क्षेत्रफल है, सूर्य का आकार है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का लगभग 109 गुना है। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो क्या है? ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बताएं। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? बताएं। आप जानते होंगे कि केवल 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जिनमें से एक आता है आपका बुध और एक आता है शुक्र। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि हम बात करें कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं बृहस्पति के, और बृहस्पति के लगभग 67 उपग्रह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बुध सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बुध के संदर्भ में जितनी जानकारी आपके लिए आवश्यक थी इस प्रश्न से आपको मिल चुका है, तो इसका सही उत्तर है बुध। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? चलें बताएं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? चलिए, अच्छा प्रश्न है, बताएं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बताएं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं?
इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, आपको बताना है। देखो यहाँ पे बात हो रही है इवनिंग स्टार। आपको बता दें कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वही इसका सही उत्तर है। और जब बात आती है सौर मंडल का, तो आपको पता होगा सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। और शुक्र के बारे में यदि हम बात करें तो शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है, मतलब मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो सुबह का तारा या और सायंकाल का तारा कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, ये फैक्ट है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन के उपनाम से भी इस ग्रह को जाना जाता है और सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। और ये बात हो रही है यहाँ पे शुक्र की, तो वीनस इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? देखो यहाँ पे बात हो रही है पृथ्वी और सूर्य की। आपको पता है पृथ्वी का जो आकार है उसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, विभिन्न भूगोल वेदताओं के अलग अलग मत हैं, लेकिन सबसे पहले पृथ्वी गोल है ये किसने बताया था? यदि प्रश्न बन जाए तो आप बताइएगा। दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले बोला था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। तो याद रखिएगा, दार्शनिक अरस्तु ने सबसे पहले बताया कि हमारी पृथ्वी गोल है और इसे ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा भी दी जाती है। और आपको बता दें कि यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी जो है वो अपने परिक्रमा पथ पर कितने स्पीड से घूमती है, तो पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये अपने परिक्रमा पथ पर घूमती है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, तो 23.5 डिग्री, ये भी आपको याद रखना है, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें पृथ्वी के घूर्णन से जो अपकेंद्रीय बल लगता है, कई बार प्रश्न बना है और आईएएस में भी पूछा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहाँ होता है? पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आपको बताना है कि यह जो बल है ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। जो अपकेंद्रीय बल होता है ये विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है और इसी के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम, और जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ गति करते हैं उसी पिंड का भार बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल का मान 0 होता है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, अपकेंद्रीय मान का बढ़ना वस्तु के भार को बढ़ा देता है। ठीक है, चले अब यहाँ पे बात हो रही थी इस प्रश्न की, तो आपको बता दें कुल मिलाकर 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है, इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। इसको बताइएगा, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? बताएं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? देखो, क्यों इसी क्षेत्र विशेष में मरुभूमि होता है, ये तो मुख्य परीक्षा का विषय है, थोड़ा सा समय इसमें लगता है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज यहाँ पे फैक्ट, क्योंकि इसके लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, मरुभूमि के लिए कई सारे फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। एक अक्षांश होता है, दूसरा पौनों की जो आप कह सकते हैं व्यापारिक पौने होती हैं वो भी जिम्मेदार होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा सा लंबा डिबेट हो जाएगा। यहाँ पे समय का आप कह सकते हो कि समय सीमित है, इसलिए चीज़ों को उसी समय में हमें समाप्त करना है। तो आपको बता दें पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सबसे अधिक जो संभावना रहती है वो 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। बी विकल्प आपका सही उत्तर है। चलें, अब पॉलिटी से संदर्भित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, आपकी राज्य व्यवस्था से संदर्भित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है भारतीय राजनैतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च हैं?
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च हैं? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। चलिए बताएं, इनमें से कौन सर्वोच्च हैं, आपको बताना है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से इसका जवाब देना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, इसका जो सही उत्तर है वो है संविधान, क्योंकि यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। ठीक है, संविधान राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, इसलिए संविधान इसका सही उत्तर होगा। अब अगर संविधान सही उत्तर है तो संविधान से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है संविधान सभा में महिलाओं की जो कुल संख्या थी वो थी 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, ये आपको बताना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संविधान सभा में एक चर्चा की गई थी कि वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित किया जाए, और वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की जो बात कही गई थी, ये बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आज़ाद ने की थी। इनका भी नाम आपको इस संदर्भ में याद रखना है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुसंख्यक लोगों ने इसका विरोध किया था इस बात का। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा 26 नवंबर 1949। कब? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। लागू कब हुआ? लागू ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई याद रखना है आपको। 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया था, यह भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इसमें आगे मदद मिलने वाली है। अब भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। अब यहाँ पे जैसे आप जानते होंगे, जब भारत का संविधान बन रहा था तो बहुत सारे देशों से बहुत कुछ अच्छी चीज़ों को हमने आत्मसात किया, हमने अपने संविधान का अंग बनाया। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें यदि नहीं याद कर सको तो रट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। जैसे अब बात होती है कि अमेरिका से हमने क्या लिया, ठीक है, बात होती है जर्मनी से हमने क्या लिया, अब बात होती है हमने कनाडा से क्या लिया, ठीक है, बात होती है हमने यूके से क्या सीखा, अब बात होती है यूके के बाद यदि हम देखें अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसके साथ साथ आपको बता दें आयरलैंड हो गया, ठीक है, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड, इंग्लैंड। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, ये यूनाइटेड किंगडम की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि बात किया जाए कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि अमेरिका से जो हमने लिया है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। याद रखिएगा, सिर्फ भारत और अमेरिका में ही न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यायिक पुनरावलोकन जो हमने लिया ये अमेरिका से लिया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आ रही है जर्मनी से। जर्मनी से हमने क्या लिया? आप देख रहे होंगे कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है, तो ये जो आपात उपबंध हैं ये हमने लिए हैं जर्मनी से। तो याद रखना है आपात जो हैं उपबंध जो हैं ये जर्मनी से लिए गए हैं। फिर इसके बाद आती है कनाडा। कनाडा से यदि हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में जो चीज़ है वो है संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा, आपने पढ़ा होगा।
तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है ये हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। संघात्मक ये जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा से लिया है। अब बात आती है ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या लिया। आप देखते होंगे कि संसदीय प्रणाली, देखते होंगे संसदीय प्रणाली जो हमारी है इसको हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है। तो जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली ये हमने ग्रेट ब्रिटेन से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आप जानते होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से। इंग्लैंड से क्या लिया गया, यदि हम इसकी बात करें तो आप जानते हो विधि का शासन, विधि का जो शासन है ये लिया गया है इंग्लैंड से। विधि का शासन ये लिया गया है इंग्लैंड से। इसके बाद एक और नाम छूट गया है, वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ लिया है, ठीक है। अब क्या लिया है यदि किसी को पता है तो बताएं कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या आत्मसात किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है, जिस प्रश्न की यहाँ पे बात हो रही है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में जोड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे इसमें अभी देखा विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया, इसी में एक प्रश्न बनता है कि विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है इसको भी हमने अपने संविधान में रखा है। तो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जिसको हमने संविधान में रखा है, इसको हमने कहाँ से लिया है, तो इसको हमने जापान से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको आपको यहीं पर रट जाना है, यहीं पर इसको रट जाना है। क्या क्या रट जाना है, अमेरिका से क्या हमने लिया, हमने लिया न्यायिक पुनरावलोकन। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात उपबंध। कनाडा से हमने क्या लिया, संघात्मक व्यवस्था। ग्रेट ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली। आयरलैंड से हमने क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। इंग्लैंड से हमने क्या लिया, विधि का शासन। और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, समवर्ती सूची। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं बोलूँगा कि बिना इसको देखे एक बार सभी को बताना है। सबसे पहले आपको बताना है कि हमने न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया, तो आपका जवाब आना चाहिए यूएसए। न्यायिक पुनरावलोकन हमने यूएसए से लिया। हमने समवर्ती सूची कहाँ से जोड़ी, हमने समवर्ती सूची जोड़ी ऑस्ट्रेलिया से। हमने कनाडा से क्या लिया, हमने कनाडा से लिया संघात्मक व्यवस्था। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया, तो नीति निर्देशक तत्व हमने लिए आयरलैंड से। इसके साथ साथ मूल अधिकार एक महत्वपूर्ण छूट गया, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, तो मूल अधिकार भी हमने लिए हैं यूएसए से, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड से हमने क्या लिया, विधि का शासन। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, समवर्ती सूची। आयरलैंड से क्या लिया, नीति निर्देशक तत्व। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से लिया, ग्रेट ब्रिटेन से लिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए के संदर्भ में मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन दोनों आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13। चले, यदि अच्छा लग रहा है ये सीरीज, क्योंकि इसमें एक एक टॉपिक आप कह सकते हो कि एक दिन में आप एक विषय से जुड़े हुए कम से कम 2 टॉपिक आप देखने को पा रहे हो, तो ये सीरीज अच्छी लग रही है, क्योंकि अब इसी को कंटिन्यू करना है। तो एक बार अपना व्यू अवश्य बता दीजिएगा हमें। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखो, अब ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, अनुसूचियों से संदर्भित प्रश्न लगातार बनते हैं, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, तो कुछ आप बताओगे। यहाँ पे बात हो रही है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संदर्भ किससे है, तो सबसे पहले बताएं कि 10वीं अनुसूची का संदर्भ किससे है, फिर इसके बाद आगे बात की जाती है। 10वीं अनुसूची हमें क्या कहती है, 10वीं अनुसूची में किसके बारे में वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय भाषा से संदर्भित, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, न्यायिक पुनरावलोकन, दल बदल कानून, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं, 10वीं अनुसूची की बात हो रही है, बताएं। आप जानते होंगे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, और इन 12 अनुसूचियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग की 8 जो हैं वो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन लास्ट की जो 4 हैं वो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलें बताएं।
10वीं अनुसूची क्या कहती है? तो 10वीं अनुसूची बोलती है दल बदल कानून के बारे में। मतलब इस प्रश्न का डी विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, दल बदल कानून के बारे में ये बात करती है। अब पहली अनुसूची क्या कहती है? जिनको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, जिनको पता है वो साथ साथ बोलेंगे। पहली अनुसूची कहती है राज्य व संघ के क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो दूसरी अनुसूची में आपको देखने को मिलता है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन की बात दूसरे अनुसूची में की गई है। अब तीसरे अनुसूची में क्या की गई है, किस बात की चर्चा की गई है, ये आपका होमवर्क है। और जो भी लोग गंभीर हैं, ठीक है, थोड़ी सी भी यदि बात की आप वैल्यू रखते हैं तो आप इसका जवाब जरूर देंगे कि तीसरी अनुसूची में किस चीज़ की चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची में यदि हम बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है वो किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, ये चौथी अनुसूची में चर्चा की गई है। इसके बाद बात आती है पांचवी अनुसूची। ठीक है, पांचवी अनुसूची भी आप बताओगे तो याद रखना है तीसरी अनुसूची में क्या चर्चा है और पांचवी अनुसूची में क्या चर्चा की गई है, यह आपके लिए होमवर्क है। छठवीं अनुसूची के बारे में यदि हम बात करें तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित चर्चा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सातवां अनुसूची यदि हम बात करें तो सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का आपको वितरण देखने को मिलता है। फिर बात आती है आठवीं अनुसूची की। अब आठवीं अनुसूची के बारे में सबको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर इसकी चर्चा होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि जब हम मातृभाषा की बात करते हैं, जब हम हिंदी की बात करते हैं, इसकी चर्चा होती है। तो आठवीं अनुसूची जो है वो भाषा से संदर्भित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, आठवीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा की गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ अगला आता है अनुसूची नंबर 9, जिनमें कुछ अधिनियमों के विधिमान्यीकरण से संबंधित बात की गई है। और 10वां, जैसे मैंने बोला, दल बदल कानून। फिर बात आता है 11वां और 12वां, जिनमें से एक पंचायतों से संबंधित है और एक नगर पालिकाओं से संदर्भित है। ये आपको पता होना चाहिए, रटे होने चाहिए, ये सभी के सभी आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 9वां, 10वां, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां जो हैं ये आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पूछा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची थी इसको कब जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया तो याद रखना है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, यदि इसकी बात करें तो 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको बताएं, ये थोड़ा सा विवादित है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में प्रविष्टियां कुछ चेंज हो गई हैं, तो इसमें पहले का टाइप है, इसलिए इसको इग्नोर करना है। इस प्रश्न की चर्चा हमें करनी है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। मतलब इनमें से कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, किसी विदेशी नागरिक को यह अधिकार नहीं है। बताएं, इनमें से कौन सा है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है, ये आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। चले जवाब दीजिएगा। चलें और फास्ट देखो, भारतीयों को प्राप्त, पहला क्या बोला जा रहा, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा कह रहा कानून के समक्ष समता।
तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार और चौथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीयों को प्राप्त है परंतु गैर भारतीयों को नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 और 3, मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के संदर्भ में हैं। कानून के समक्ष जो समता है यदि हम बात करें तो ये सबके लिए है। जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण सबके लिए है। कोई विदेशी भी यदि यहाँ पे आता है टूरिज्म की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, तो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। तो ये तो सभी को प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। इसको बताएं, 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। बात हो रही है 1857 की क्रांति को। आप जानते हो 3 जुलाई 1857 की तिथि है जब बिहार इससे जुड़ता है। और आपको पता होगा कि पटना में एक व्यापक विद्रोह हुआ था 1857 का इस जुलाई माह में, जो कि पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पीर अली के नेतृत्व में जुलाई 1857 में ये विद्रोह आपको देखने को मिलता है पटना में। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह था ये पटना में इसका केंद्र बिंदु कौन सा था। तो आरब हो गया, दानापुर हो गया, गया हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये कुछ इसके प्रभाव वाले क्षेत्र थे। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा तो अक्सर विकल्प में मुंगेर होता है। तो याद रखना है मुंगेर जो है वो 1857 के क्रांति से अप्रभावित रहा था, विद्रोहों से अप्रभावित रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि छपरा में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया तो आपको बताना है मोहम्मद हुसैन खां। किसने? मोहम्मद हुसैन खां। मोहम्मद हुसैन खां ने छपरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद आपको पता होना चाहिए वजीरगंज में किसने किया, तो नाम याद रखना है खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह ने वजीरगंज में विद्रोह जो है का नेतृत्व किया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर आर लॉयल। ये मारे गए थे कहाँ पे? पटना में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ 1857 का जब विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था तो उस दौरान पुलिस बलों की भी भर्ती की जा रही थी, लेकिन पटना में जो पुलिस बलों की भर्ती की जा रही थी उसमें 3 लोगों की मनाही थी। किसमें? पहला राजपूत, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मुसलमान। अंग्रेज 1857 के विद्रोह से आतंकित थे और उन्होंने ब्राह्मण, राजपूत और मुसलमानों की नियुक्ति नहीं करने का फरमान जारी किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि विद्रोह का जो केंद्र था गया और सासाराम, ठीक है, गया और सासाराम, प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि गया और सासाराम ये जो विद्रोह के केंद्र थे इनके बीच जो कनेक्टिविटी थी, संचार व्यवस्था थी, उसको नष्ट किसने किया? तो नाम आता है अमर सिंह। ये नाम याद रखना है कि अमर सिंह ने गया और सासाराम के बीच जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया था। ये आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि विंसेंट आयर ने जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह की जो सेना थी उसको समाप्त किसने किया था? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विंसेंट आयर। क्या नाम याद रखना है आपको? विंसेंट आयर, ये नाम आपको याद रखना है। और विंसेंट आयर ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को समाप्त किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह से इनकी सेना को नष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? इसके बारे में भी हमने बात कर लिया। ठीक है, इसको बताएं। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों के विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसके भी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। बताएं, सबसे पहले विद्रोह कहाँ से शुरुआत हुआ? अभी मैंने आपको बताया पीर अली, जुलाई माह में सबसे पहले पटना से शुरुआत हुई पीर अली के नेतृत्व में। पटना से फिर ये पहुंचा मुजफ्फरपुर
और मुजफ्फरपुर से पहुंचा जगदीशपुर। तो याद रखिएगा, पहले पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट में कुंवर सिंह इससे जुड़े थे। बी विकल्प ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आपको पता होगा मंगल पांडे की बैरक से ये प्रारंभ हुआ था। विद्रोह 1857 का, ये आपको पता होना चाहिए। और 1857 की जो क्रांति हुई थी, यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उस क्रांति के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको याद होना चाहिए पामर्स्टन जो हैं ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1857 की क्रांति के दौरान इनका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि सिपाही विद्रोह जब हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिन। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कैनिन भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था और पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ता है 1857 की क्रांति में। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम जो मैं बता रहा हूँ, एक ही की चर्चा करूँगा, वो है झांसी। झांसी में आप जानते हो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था और इनके बचपन का जो नाम था मनु था। इनको मणिकर्णिका बोलते थे। और आप जानते होंगे कि इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में है। और बनारस यदि आप कभी गए होंगे तो आपको बनारस में देखने को मिलेगा मणिकर्णिका घाट, जो कि इन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि झांसी में, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो झांसी में विद्रोह को दबाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। झांसी में विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, किसने रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1830 के दशक में पटना केंद्र था। 1830 की बात हो रही है, तो आप बताएं 1830 के दशक में निम्नलिखित में से पटना किसका केंद्र था। पटना किसका केंद्र था, आपको बताना है। चलें, पटना किसका केंद्र था। 1830 के दशक में पटना केंद्र था किसका, जवाब दीजिएगा। पटना किसका केंद्र हुआ करता था। देखो 1830 की बात हो रही है, तो इस दौरान जो पटना था ये केंद्र हुआ करता था वहावी आंदोलन का। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। आपने देखा कि 1857 की जो क्रांति है उसका जो प्रसार हुआ, यदि बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो सबसे पहले पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर में विद्रोह की जो लपट है वो पहुंची थी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जगदीशपुर में कुंवर सिंह कब प्रविष्ट हुए थे, बताएं कब प्रविष्ट हुए थे, आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा, कुंवर सिंह कब प्रविष्ट हुए थे। चलें जवाब दीजिए, कुंवर सिंह कब प्रविष्ट हुए थे। इसका सही उत्तर है 22 अप्रैल 1858। ठीक है, चलें इसको बताएं। अब रसायन विज्ञान से संदर्भित प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से देखना है और एक एक का जवाब देना है। चलें, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। देखो किस संदर्भ में लिखा गया है, इसको इस तरह जैसे लिखा है, ये आपको यदि रसायन विज्ञान आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक शब्द समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से लिखा गया है। अब बोला जा रहा है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, याद रखना है, द्रव्यमान संख्या, जो रसायन विज्ञान नहीं लिए हैं नोट कर लीजिएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या।
ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला गया है कि इसकी द्रव्यमान संख्या, क्या बात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो हमें द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पता होना चाहिए। क्या इस प्रश्न में दिया गया है? तो आपको बता दें, जी हाँ, ये जो 242 जो ये टॉप में लिखा होता है, ये द्रव्यमान संख्या होती है। ये क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। और ये जो छोटे में आगे लिखा होता है, सबसे पहले जो लिखा होता है, जो लोग रसायन विज्ञान नहीं लिए हुए हैं उनके लिए यदि हम बता दें तो ये होती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बोला गया है न्यूट्रॉनों की संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या जो है 242, 242 में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दीजिए 94, जो आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से यदि प्रश्न बने तो बहुत ही आसान है। जिन्होंने साइंस लिया है उनको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो समझ लीजिए मुफ्त में मिल गए। लेकिन जो लोग कला वर्ग से हैं, ठीक है, आर्ट बैकग्राउंड से हैं, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है? इतना आसान प्रश्न पूछा गया। ये सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, विशेष रूप से विज्ञान वाले। चलें, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता। आप जानते हो आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, धातु, उपधातु और अधातु। यहाँ पे क्या बोला गया है? कौन सा एक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व नहीं है आपको बताना है। चलिए फास्ट जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? चले, अब देखो, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, गैस इसमें जो दिया है ये तत्व नहीं है, सी विकल्प आपका सही उत्तर। इसको बताएं। फैराडे स्थिरांक, फैराडे स्थिरांक के बारे में बताना है, बताएं। फैराडे स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है, या सार्वभौमिक स्थिरांक है? बताएं। फैराडे स्थिरांक क्या है आपको बताना है। इसकी जो मात्रा होती है 96,485 जूल प्रति मोल है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये बात हो रही है सार्वभौमिक स्थिरांक की। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है जिसका मान 96,485 जूल प्रति मोल है। ठीक है, इसको बताएं। पानी का पीएच मान क्या होता है? बताएं, पानी का पीएच मान क्या होता है? अब ये तो पता होना चाहिए, ये तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। बताएं, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान क्या होता है? फास्ट जवाब दीजिए, पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान क्या होता है? देख लो, यहां पे बात हो रही है पानी के पीएच मान की, तो इसका सही उत्तर है बी विकल्प। पानी का पीएच मान 7 होता है। इसको बताएं। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, बिल्डिंग में कौन सी गैसें प्रयोग होती हैं आपको बताना है। चलें, फास्ट जवाब। बिल्डिंग में कौन सी गैसें प्रयोग होती हैं? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन। बताएं। फास्ट जवाब, फास्ट जवाब देना है। बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, इनमें से कौन सी गैसें हैं जो बिल्डिंग में प्रयोग की जाती हैं? चलें, फास्ट जवाब दीजिएगा इसका। देखो, बिल्डिंग में जो प्रयोग किए जाने वाली गैसें हैं वो हैं ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आपको आना है करंट अफेयर्स पे। तो 10 सेकेंड का एक रेस्ट है, कहीं जाना नहीं है आपको। अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि अब एक अलग टॉपिक पर हम आ रहे हैं, विशेष रूप से करंट अफेयर्स से है, तो उसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पानी वानी पीना है तो आप पी सकते हो, और उसके बाद करंट अफेयर्स की चर्चा होगी। और करंट अफेयर्स की जब चर्चा होगी तो उसमें मैं बता दूं
कि आज रात में जो आपका करंट अफेयर्स का 11 बजे का सेशन था वो नहीं होगा, याद रखना है। मंडे से वो आपको मिलेगा। जब मिलेगा तो पूर्व में आपको सूचित कर दिया जाता है, उसमें कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चले करंट अफेयर्स के अब हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। और करंट अफेयर्स के आज के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 5 है, लेकिन इन 5 प्रश्नों के माध्यम से कम हम 15 से 20 फैक्ट को तैयार करेंगे, विधिवत याद करेंगे और प्रयास यही रहेगा कि इसी कक्षा में ही चीज़ें आप लेकर जाएं। तो चलिए एक एक करके अब हम प्रश्नों को करंट अफेयर्स के देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कौन सा नगर प्रथम स्थान पे है? ध्यान रखिएगा, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है, आपको बताना है। 1 लाख से कम संख्या वालों की बात हो रही है। देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई थी उसमें कई सारे कैटेगरी बनाई गई हैं, जिनमें से यदि हम ओवरऑल बात करें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप पर कौन रहा? इंदौर रहा। लगातार इंदौर अपना यह स्थान बनाए हुए है, तो वो तो सबको याद है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही एक मेन कैटेगरी पूछा जाए, उसके अतिरिक्त भी कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि गंगा पर काफ़ी काम किया जा रहा है, ठीक है। गंगा नदी के स्वच्छता को लेकर बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन भले ही कार्य नहीं दिख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन गंगा नदी हमेशा चर्चा में रहती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 लाख से कम जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कौन सा नगर प्रथम स्थान पर है? देखो, इसमें 2 कैटेगरी बनी थी, एक था 1 लाख से कम और दूसरा था 1 लाख से ज़्यादा। तो 1 लाख से जो ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा, जो इसको ज़्यादा पे इस तरह एरो लगा देते हैं, और 1 लाख से कम। अब 1 लाख से कम जो गंगा आप कह सकते हो किनारे शहर थे, इनमें पहले स्थान पे था कन्नौज, उत्तर प्रदेश का शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो था बिजनौर, ठीक है। कन्नौज और बिजनौर ये दोनों आपको याद रखने हैं। कन्नौज प्रथम स्थान पर, बिजनौर दूसरे स्थान पे है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब बात करते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों पे, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जब शहरों की हम बात करते हैं तो पहले स्थान पर आता है वाराणसी, और दूसरे स्थान पर आता है मुंगेर। मुंगेर वही स्थान है जो 1857 की क्रांति में अप्रभावित रहा था। तीसरे स्थान पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आता है पटना, और चौथे स्थान की यदि हम बात करें तो आता है कानपुर। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी नज़रों में, इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में यदि हम बात करते हैं गंगा के किनारे, तो उसमें वाराणसी टॉप पर है। कम में बात करें तो कन्नौज टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भारत की छावनी कौन सी रही है, तो आपको याद रखना है अहमदाबाद छावनी, ठीक है। अहमदाबाद छावनी, ये आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे इंदौर लगातार 5वीं बार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में इस श्रेणी में टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर कौन सा है, सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, तो आपको बताना है गांधीनगर। इसको भी आपको याद रखना है। गांधीनगर पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे स्वच्छ राजधानी है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, करंट अफेयर्स की प्रश्न संख्या 2। क्या बोला जा रहा है? हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? महारत्न का दर्जा प्रदान किया है, वो कंपनी कौन सी है? भारत में वर्तमान समय में यदि हम बात करें
करंट अपडेट को लेके, तो कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं। और महारत्न कंपनियों में बहुत सारे मापदंड होते हैं, जिनमें पहला मापदंड है 3 वर्षों में कम से कम औसत वार्षिक कारोबार जो है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। दूसरा है कि 3 वर्षों में औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति जो है वो 15,000 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य सारे मानक भी हैं। तो इन मानकों को जो कंपनियां पूरा करती हैं उनको ये दर्जा दिया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि किसको यह मिला है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी विकल्प जो है इसको अभी हाल ही में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के अन्य की यदि हम बात करें, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है वेल लिखा हुआ है, एनटीपीसी है, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये पहले से महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो कुल संख्या भी आपको याद रखने की जरूरत है। इसको बताएं, नोबल शांति पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब तक नया अपडेट ना हो तब तक हमें याद रखना होता है, इसीलिए बार बार कुछ प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे जो रिपीट होते हैं, लेकिन उनका कारण है कि आप भूले नहीं, इसलिए उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो बताएं क्या बोला जा रहा है, नोबल शांति पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे दिया गया। नोबल शांति पुरस्कार की बात हो रही है तो आपको बताना है। आप जानते हैं नोबल पुरस्कारों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि नोबल पुरस्कार जो होते हैं ये अल्फ्रेड नोबल की याद में दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, याद रखना है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वीडन द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के लिए दिया जाता है। लेकिन जो शांति पुरस्कार होता है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है, ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य ये तो स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो शांति पुरस्कार है ये नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। और जो अर्थव्यवस्था का पुरस्कार है, अर्थव्यवस्था के लिए जो नोबेल दिया जाता है, आपको यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि इसकी शुरुआत पहली बार 1969 में हुई थी। अर्थव्यवस्था के लिए जो नोबेल था ये इसमें था नहीं पहले, ये 1969 से दिया जाने लगा। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ठीक है, जो नोबेल दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है, ये दिया जाता है, इस पे नाम आपको याद रखना है, स्वेरिस स्वेज, जो आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है, स्वेरिसेज रिक्स बैंक। ठीक है, स्वेरिसेज रिक्स बैंक के द्वारा ये दिया जाता है, स्वेरिसेज रिक्स बैंक, इसके द्वारा जो है अर्थशास्त्र का नोबेल दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वह स्वेरिसेज रिक्स बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। इसके बाद फिजिक्स का हो गया, मतलब भौतिकी का हो गया, रसायन का हो गया, चिकित्सा का हो गया, साहित्य का हो गया, ये नोबेल पुरस्कार स्वीडन द्वारा दिए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे बात हो रही है कि नोबेल शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया। तो शांति पुरस्कार की बात हो रही है तो आपको बता दें, दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। पहले हैं दिमित्री मुराटोव, एक पत्रकार हैं रूस के, और दूसरा नाम आपको याद रखना है मारिया रेसा। मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। मारिया रेसा की यदि हम बात करें, रैपलर नामक एक डिजिटल आप कह सकते हो पत्रकारिता का ये पोर्टल चलाती हैं, फिलीपींस से संबंधित हैं। और दिमित्री मुराटोव जो हैं ये रसिया से संदर्भित हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि लगातार भारत में भी यदि हम देखें तो पत्रकारों से संदर्भित विवाद सामने आ रहे हैं, और पत्रकारों पर संबंधित विवाद सामने आने के कारण किस प्रकार से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उन पर आप कह सकते हो अन्याय किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बहुत सारी न्यूज़ इन समय आप देखने को पाते होंगे। ठीक है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पेपर आउट की खबर छापने पर संबंधित अमर उजाला के पत्रकार को जो है राज्य सरकार ने जेल में डाल दिया। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं उसी से जोड़कर है कि पत्रकारों पर लगातार हमले भी हो रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं पत्रकार इस समय चर्चा में है और उसी से संदर्भ में इस प्रश्न को मैंने यहाँ पे रखा है। लेकिन जब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि साहित्य का किसे दिया गया। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो हैं, इनको साहित्य का नोबेल मिला था। ये तंजानिया से हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका पहला जो उपन्यास था वो था मेमोरी ऑफ डिपार्चर। क्या था? मेमोरी ऑफ डिपार्चर्स इनका पहला उपन्यास था। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रहा मास्क्यूरिक्स किस बीमारी से संबंधित है? मास्क्यूरिक्स है क्या, ये आपको बताना है। चले बताएं। मास्क्यूरिक्स क्या है ये आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। मास्क्यूरिक्स क्या है ये आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिए। मास्क्यूरिक्स क्या है? देखो यहाँ पे बात हो रही है मास्क्यूरिक्स की, ठीक है। मास्क्यूरिक्स के बारे में यदि हम बात करें तो मास्क्यूरिक्स जो है ये पहला मलेरिया रोधी टीका है जिसको WHO ने अनुमोदित कर दिया है। यदि हम बात करें इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है एक कंपनी ने जिसका नाम है GlaxoSmithKline। GlaxoSmithKline नामक कंपनी ने बनाया है और WHO ने इसको आप कह सकते हो अनुमोदित कर दिया है। और ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये मलेरिया का सबसे खतरनाक जो परजीवी है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम नामक जो परजीवी है, जो सबसे खतरनाक परजीवी माना जाता है मलेरिया का, इसके खिलाफ ये बहुत प्रभावी है। और ये टीका याद रखना है आपको, मास्क्यूरिक्स, और इसको ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन नामक कंपनी ने बनाया है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता देते हैं मलेरिया के बारे में, क्योंकि बात मलेरिया के बारे में हो रही है। तो मलेरिया आप जानते होंगे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है, इसका वाहक जो है ये मच्छर होते हैं। आप जानते हैं यदि परजीवी संक्रमित मादा एनीफ्लीज जो मच्छर होते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये परजीवी जो है ये मनुष्य में प्रसारित होता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी की जब हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है कुल 5 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। 5 प्रजातियां आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें से अभी आपने देखा प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, जिसको सबसे खतरनाक बोला जाता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम बाइबैक्स। प्लाज्मोडियम बाइबैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये जो हैं ये दोनों सबसे खतरनाक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी 3 हैं, वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है डी विकल्प, मलेरिया। इसके साथ साथ और आपको बता दें मलेरिया के संदर्भ में और क्या पूछा जा सकता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, क्योंकि मई में आपका एग्जाम है तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि WHO ने 2 देशों को 2021 में मलेरिया मुक्त घोषित किया है, जिनमें एल सल्वाडोर और चीन आते हैं। तो एल सल्वाडोर और चीन को वर्ष 2021 में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। यह भी फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है। हाल ही में जारी किए गए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बताएं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष स्थान पर हैं? और आपको बता दें FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है और इस बार ये 3रा संस्करण जारी किया गया है। वर्ष 2019 में पहली बार ये रैंकिंग जारी की गई थी। 3rd संस्करण है, 2019 में पहली रैंकिंग जारी की गई है। 3 कैटेगरी इसमें है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिनमें से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा टॉप पर है आपको बताना है।
पहली जो इसमें श्रेणी थी वो थी बड़े राज्यों की, जिनमें गुजरात टॉप पर है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा था छोटे राज्यों की, जिनमें आपसे पूछा जा रहा है। तीसरी श्रेणी थी यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेशों की, जिनमें जम्मू कश्मीर टॉप पर है। अब छोटे राज्यों में टॉप पर कौन सा है ये आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो यहां पर है गोवा, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर है। तो तीनों याद रखने हैं आपको। और आपको बता दें, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है, तो आपको यह भी याद रखना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले तो आज के लिए इतना ही। करंट अफेयर्स में आज 5 ही प्रश्न है, लेकिन संख्या इनकी बढ़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, प्रयास ये रहेगा कि आपका किसी दिन गैप ना हो, यही प्रयास रहेगा हमारा। तो यदि आज की सीरीज अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपको सीरीज ये आगे चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।